आज की कहानी आपको डराने के लिए काफी है। कहानी का नाम है वीरान काल गांव का रहस्य। उत्तर भारत के घने जंगल और पहाड़ियों के बीच एक छोटा गुमनाम गांव था जिसका नाम था काल गांव। ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला था। गांव के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसरा रहता था जो सूरज की रोशनी में भी भयावह लगता था। लोक कथाओं के अनुसार सदियों पहले यहाँ किसी भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान में गांव के सभी लोग मारे गए थे और तब से उनकी अतृप्त आत्माएं गांव पर राज करती थीं। इस गांव से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था सिवाय 3 दोस्तों के, आलोक जो तर्कवादी था, नीरज जो रोमांच का शौकीन था और प्रिया जो रहस्यमय बातों पर विश्वास करती थी। वो कॉलेज के छात्र थे और शहरी जीवन से ऊबकर सबसे डरावनी जगह की तलाश में काल गांव पहुंचे थे। शाम ढल चुकी थी। जैसे ही उनकी जीप गांव के प्रवेश द्वार पर बनी टूटी फूटी पत्थर की मेहराब से गुजरी, हवा एकदम से ठंडी हो गई। गाड़ियों के इंजन की आवाज भी अजीब सी दबी हुई लग रही थी। यार आलोक, ये जगह सच में अलग है, नीरज ने कहा। कोई कुत्ता, कोई जानवर, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी नहीं है। आलोक ने अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया। ये सिर्फ पुरानी वीरान जगह है। शायद यहाँ के लोग कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। अब चलो, रात होने से पहले वो पुरानी हवेली ढूंढते हैं जिसके बारे में हमने सुना था। वो गांव के केंद्र की ओर बढ़े। कच्चे रास्ते के दोनों ओर पत्थरों और मिट्टी से बने घर खंडहर में तब्दील हो चुके थे। दीवारों पर काई जम चुकी थी और दरवाजे हवा के हल्के झोंकों से भी चरमरा रहे थे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें खोल रहा हो। गांव के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर दामिनी देवी की पुरानी हवेली थी। यह हवेली काल गांव का सबसे बड़ा रहस्य थी। लोग कहते थे कि दामिनी देवी ने ही वो तंत्र अनुष्ठान किया था और उसकी आत्मा हवेली के तहखाने में कैद थी। जब वो हवेली के सामने पहुंचे तो प्रिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, जिनमें से रात का कालापन झांक रहा था। मुख्य दरवाजे पर एक विशाल काला ताला लटक रहा था जिस पर जंग की मोटी परत जमी हुई थी। आलोक ने एक मजबूत पत्थर उठाया और ताला तोड़ने लगा। रुको, प्रिया लगभग चिल्लाई। मुझे यहां कुछ अजीब लग रहा है। 1 मिनट, क्या तुम्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी? तीनों चुप हो गए। हवा में एक पतली मार्मिक आवाज तैर रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से धीरे धीरे रो रहा हो। नीरज ने हंसने की कोशिश की। प्रिया, ये शायद हवा का शोर होगा, चलो मैं देखता हूं। नीरज ने आलोक से टॉर्च ली और हवेली की चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जैसे ही वो हवेली के पीछे वाली टूटी हुई दीवार के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी एक चौंकाने वाले दृश्य पर पड़ी। दीवार पर खून के सूखे हुए धब्बों से कुछ लिखा हुआ था। नीरज को समझने में कुछ सेकंड्स लगे कि वो क्या है। बाहर मत जाओ, तुम सब मरोगे, वो आ रही है। नीरज का चेहरा पीला पड़ गया। वो तेजी से वापस भागा। आलोक, प्रिया, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, हवेली का मुख्य दरवाजा, जिसका ताला आलोक ने कुछ सेकंड पहले तोड़ा था, झटके से खुल गया। अंदर से एक सड़ी हुई नम हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा, जिसमें चंदन और मांस के जलने की अजीब गंध थी। प्रिया ने चीख मारी और अपनी कार की ओर भागने लगी, लेकिन नीरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, बाहर रात का अंधेरा और भी खतरनाक है, हमें अंदर छिपना होगा, नीरज ने कहा। आलोक ने बिना इच्छा के सहमति दी। तीनों कांपते हुए हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। मकड़ी के जालों, धूल और टूटे हुए फर्नीचर के बीचों बीच एक बड़ा गोलाकार निशान बना हुआ था जो शायद किसी अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया गया था। वहां से सकरी सीढ़ियां तहखाने की ओर जा रही थीं। तहखाना वही आखिरी जगह है जहां वो डायन कैद थी, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से जोरदार चप्पल की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी भरकम चीज जमीन पर घिसटते हुए चल रही हो। वो ऊपर है,
आलोक ने फुसफुसाया, चलो तहखाने में छिपते हैं। वो तेजी से नीचे उतरे। तहखाना सिर्फ एक छोटा सा बंद अंधेरा कमरा था, जहां मिट्टी की सौंधी और कुछ सड़ने वाली गंध आ रही थी। आलोक ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही वो अंदर आए, उनकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में रखी लकड़ी की पेटी पर पड़ी। पेटी पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। नीरज ने अपनी टूटी फूटी संस्कृत से उसे समझने की कोशिश की। विनाशस्य बीजम दामिनी, विनाश का बीज दामिनी। डर के मारे उनका गला सूख गया। तभी ऊपर से जमीन के हिलने की आवाज आई। चप्पल के घिसटने वाली आवाज अब सीधे तहखाने के दरवाजे के बाहर थी। तुम सब यहीं मरोगे, एक सूखी फटी हुई आवाज ने कहा, जो सीधे उनके कानों में गूंज रही थी। आवाज में दर्द, गुस्सा और सदियों पुराना इंतकाम था। अचानक दरवाजा अंदर की ओर मुड़ गया। किसी अदृश्य प्रचंड शक्ति ने दरवाजे के कब्जों को तोड़ दिया था। सामने एक काली आकृति खड़ी थी। एक महिला की विकृत छाया थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अंदर धसी हुई थीं, जिनमें एक भयावह लाल चमक थी। उसके हाथ लंबे और टेढ़े थे और उसकी उंगलियों के नाखून नुकीले और गंदे थे। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, उसने फुसफुसाया और उसके मुंह से हवा के साथ राख के कण बाहर निकले। आलोक, जो अभी तक सबसे तर्कवादी था, घुटनों पर गिर गया। नीरज और प्रिया एक कोने में दुबक गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। वो शापित कालगांव के जाल में फंस चुके थे। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों के नीचे की धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई अदृश्य बवंडर चल रहा हो। आकृति के होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज उसके शरीर से नहीं बल्कि तहखाने की दीवारों से गूंज रही थी, जो उन्हें अंदर से चीर रही थी। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, दामिनी ने फुसफुसाया। अब तुम सब मेरी बेड़ियों का हिस्सा बनोगे। आलोक, जो हमेशा तर्क की शरण लेता था, उसने मौत को इतने करीब से कभी नहीं देखा था। उसकी नजर फिर से उस लकड़ी की पेटी पर पड़ी, जिस पर लिखा था विनाशस्य बीजम दामिनी। उसके तर्कवादी मस्तिष्क में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। नीरज, प्रिया, उस पेटी को देखो। आलोक लगभग चीख पड़ा। अगर ये पेटी विनाश का बीज है तो शायद ये इस चीज की ताकत का स्रोत हो। दामिनी की आकृति अचानक रुक गई। उसकी लाल आंखें आलोक पर टिक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ताकत शब्द सुन लिया हो। चुप हो जाओ, दामिनी की आवाज अब एक जोरदार दहाड़ में बदल गई, जैसे तहखाने की छत से सूखी मिट्टी नीचे गिरने लगी। आकृति तेजी से आलोक की ओर झपटी। नीरज ने तुरंत हरकत की। उसने पास पड़े हुए एक नुकीले जंग लगे फावड़े को उठाया और बिना सोचे समझे दामिनी की ओर फेंका। फावड़ा उसके शरीर के बीच से निकल गया, जैसे वो सिर्फ हवा हो, लेकिन इससे कुछ सेकंड का विचलन पैदा हो गया। इस छोटे से समय का फायदा उठाते हुए प्रिया ने साहस जुटाया और कांपते हाथों से उस पुरानी लकड़ी की पेटी को उठा लिया। आलोक, ये बक्सा, ये बहुत पुराना लग रहा है, शायद इसमें कुछ हो, प्रिया ने कहा। जैसे ही प्रिया ने पेटी को छुआ, उसे लगा जैसे उसके हाथ में ठंड और गर्मी का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। पेटी के किनारे एक छोटा सा कुंदा लगा था, जिस पर एक बारीक सूखा फूल फंसा हुआ था। दामिनी की आंखें डर से चौड़ी हो गई। नहीं, उसे मत छुओ, ये मेरा विश्राम है। दामिनी की आकृति ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हवा में एक भीषण दबाव बना और तीनों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। आलोक को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। जलाओ, इसे जलाओ, आलोक ने हाँफते हुए प्रिया को संकेत दिया। प्रिया जानती थी कि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला, जो वो सिगरेट पीने के लिए नहीं बल्कि रात में रास्ता देखने के लिए लाए थे।
उसने पेटी के पास पड़े हुए सूखे पत्तों और कुछ पुराने कपड़े के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें पेटी के ऊपर रख दिया। मैं इसे जला रही हूं, प्रिया ने चिल्लाकर कहा। जैसे ही उसने लाइटर से आग लगाई, दामिनी की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी। वो चीख जिसने उसके कानों के पर्दे लगभग फाड़ दिए। तुम सबको मैं नहीं छोड़ूंगी। जब आग की लपटें पेटी को छूने वाली थीं, तभी दामिनी की आत्मा ने अपनी आखिरी कोशिश की। उसने तहखाने के अंदर मौजूद टूटी हुई ईंटों और पत्थरों को हवा में उठा लिया और उन्हें उन तीनों पर फेंकना शुरू कर दिया। एक बड़ा पत्थर नीरज के कंधे पर लगा। वो दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने आलोक को संभाले रखा। प्रिया ने अपनी सांस रोकी और लाइटर की आग को पेटी पर केंद्रित किया। जैसे ही आग ने सूखी लकड़ी और संस्कृत लिखे अक्षरों को छुआ, पेटी में एक भयानक चमकीली नीली रोशनी पैदा हुई। उस रोशनी से एक भयंकर ऊष्मा निकली, जिसने तहखाने की नमी को पल भर में सुखा दिया। ये रोशनी दामिनी की काली आकृति पर पड़ी। जैसे ही रोशनी ने उसे छुआ, दामिनी का शरीर टूटने लगा। वो काली छाया धूल के कणों में बिखरने लगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई कागज आग में जलकर राख हो जाता है। दामिनी की आखिरी चीख एक लंबी दर्दनाक गूंज में बदल गई, जो पूरे कालगांव में फैल चुकी थी। ये चीख सदियों के दुख और तांत्रिक अनुष्ठान में मिली पीड़ा से भरी थी। कुछ ही सेकंड्स में नीली रोशनी गायब हो गई। तहखाना अब एकदम शांत था। सिर्फ आग की हल्की लपटें उस पेटी को जला रही थीं, जो अब तेजी से राख बन रही थी। तीनों दोस्त कुछ देर तक वहीं पड़े रहे। उनके शरीर पसीने और डर से लथपथ थे। धीरे धीरे आलोक उठा और दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो चली गई? नीरज ने कांपते हुए पूछा। हाँ, आलोक ने हाँफते हुए कहा। मुझे लगता है वो विनाश का बीज ही उसकी कैद थी। शायद सदियों पहले उस तांत्रिक ने उसे मारा नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा को इसी पेटी में कैद करके छोड़ दिया था। प्रिया ने अपनी आंखें खोली और उस राख को देखा जहां पेटी थी। उसने राहत की सांस ली। वो धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकले। हवेली अब भी टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें वो दम घोंटने वाला भयावह सन्नाटा नहीं था। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन उसमें अब वो सड़ी हुई नमी गंध नहीं थी। वो मुख्य दरवाजे से बाहर निकले और तेजी से अपनी जीप की ओर भागे। जब वो जीप में बैठे और इंजन चालू किया, तो एक हल्की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा सा पीला जंगली फूल खिल रहा था। इससे पहले पूरे गांव में कोई फूल या पौधा नहीं था। जैसे ही उनकी जीप कालगांव की सीमा पार कर रही थी, प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। टूटी फूटी मेहराब पर अब भी गांव का नाम लिखा था, कालगांव। लेकिन इस बार उस नाम के पीछे का डर गायब हो चुका था। उन्होंने उस अभिशप्त गांव को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन वो जानते थे कि कालगांव का रहस्य और वहां दामिनी की आत्मा के साथ बिताई गई वो काली रात हमेशा उनके साथ रहेगी। वो रोमांच की तलाश में गए थे, पर उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिला। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें तर्क से नहीं, बल्कि साहस और विश्वास से ही जीता जा सकता है। अब कालगांव एक वीरान गांव नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां एक भूली हुई आत्मा को अंततः मुक्ति मिली और तीन दोस्त हमेशा के लिए बदल गए थे। दोस्तों, ये रोमांचक कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।